मैं वापस आ गया। अपने कमरे में लौटकर राज ने धीमे से दरवाजे को धकेला और कहा। किसी ने भी वापस जवाब नहीं दिया, इसलिए राज समझ गया कि रोहन कमरे पर नहीं है। उसने जूतों की रेक के पास देखा तो उसकी छुट्टी की एप्लीकेशन वहां नहीं थी, जिसका मतलब था कि रोहन ने वो एप्लीकेशन उसके टीचर को दे दी थी। क्या अभी तक क्लास खत्म नहीं हुई? मुझे जितना याद है उस हिसाब से दोपहर में सिर्फ 4 क्लास ही थी, लेकिन हमारे एक टीचर हॉस्पिटल में है तो 2 ही क्लास लगनी चाहिए थी। शायद रोहन फिर से यासीन के घर चला गया होगा, राज ने मन ही मन सोचा। राज के लिए रोहन का कमरे में ना होना ही बेहतर था। ऐसे में शल्य का कमरे पर आना और उड़ती तलवार से किताबों को आना कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करता, क्योंकि राज के रूममेट को इसकी खबर भी नहीं लगने वाली थी। राज ने अपने जूते उतारकर रेक पर रख दिए और कमरे के अंदर आ गया। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उसे बातें करने की आवाजें सुनाई दी। मैं तुमसे भीख मांगता हूं गणेश, हम सभी में सिर्फ तुम्हारी ही गर्लफ्रेंड है। अंदर से एक आवाज आई। तो तुम आखिर मुझसे कहना क्या चाहते हो? मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर बैठो। तुम्हारी हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधा कहो, मुझे वैसे भी कुछ सामान लेने जाना है, गणेश ने जवाब दिया। राज ने ये सारी बातें सुनकर उस दूसरे रूम में जाना बेहतर समझा, जहां से ये बातें सुनाई दे रही थी। रूम का दरवाजा खुला था। जैसे ही उसने अंदर झांक कर देखा तो वहां स्कूल यूनिफॉर्म में एक स्टूडेंट बैठा था, जिसके सुनहरे बाल थे। उसके पहनावे से लग रहा था जैसे किसी लड़की ने लड़कों के कपड़े पहन लिए थे। ऐसे में कोई भी ठीक से समझ नहीं सकता था कि सामने बैठा स्टूडेंट लड़का था या लड़की। वो स्टूडेंट गणेश के बिल्कुल करीब था और उसके सामने मिन्नतें कर रहा था। गणेश ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर दोनों के बीच एक दूरी बनाकर रखी थी। राज उसे देखकर समझ गया कि ये गणेश का बचपन का दोस्त है। आज मैं एक लड़की के साथ डेट पर गया था, उस अजनबी स्टूडेंट ने कहा। राज को अब थोड़ी थोड़ी बात समझ आने लगी थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? गणेश ने शांति से जवाब दिया। इसके बाद मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैं ऐसा करके बहुत खुश था। वो स्टूडेंट गणेश के पलंग पर लौटने लगा और उसे एक्साइटेड होकर कहा, ठीक है, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारी इन बातों के लिए जरा भी समय नहीं है, इसीलिए थोड़ा जल्दी करो और सीधे मुद्दे पर आओ, गणेश ने जवाब दिया। गणेश, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? हम बचपन के दोस्त हैं और फिर भी तुम मेरे मन की बात नहीं समझ पा रहे। शायद हमारे परिवार को भी हमेशा से पता था कि हम दोनों एक दूसरे के साथी बनकर रहेंगे, उस स्टूडेंट ने कहा। ज़ीशान, अब जरा मुद्दे पर आओगे? गणेश को अब थोड़ी चिढ़ होने लगी थी। ठीक है, आज मैं पहली बार डेट पर गया था तो मैंने उस लड़की का हाथ बहुत ज्यादा कसकर पकड़ लिया था। मैं काफी नर्वस था। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसके हाथ को जकड़ रखा था। शायद उसे दर्द भी हो रहा होगा। मैंने शायद सब बर्बाद कर दिया, ज़ीशान ने दुखी होकर कहा। इस पर गणेश को समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। कल मैंने उस लड़की को फिर से मिलने बुलाया है और इस बार मैं उसे चूमने वाला हूँ, लेकिन एक बार फिर वही बात सामने आती है कि मैंने कभी किसी लड़की को चूमा नहीं है और मुझे डर है कि मैं कुछ गड़बड़ न कर दूं। कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो बड़ी दिक्कत बन जाएगी, ज़ीशान ने गणेश को घूरते हुए कहा। ज़ीशान की ये बात सुनकर गणेश को मामला समझ आ गया। अच्छा, तो तुम इसीलिए यहाँ आए हो ताकि मैं तुम्हें चूमना सिखा सकूं? गणेश ने पूछा। हाँ, अगर देखा जाए तो ऐसा ही कुछ है। कुछ भी हो, मेरे सारे दोस्तों में सिर्फ तुम्हारे पास ही काफी लंबे समय से गर्लफ्रेंड है, तो तुमने उसे कई बार चुमा होगा ना, ज़ीशान ने आगे कहा। गणेश ने बस सिर हिला दिया। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था। तो मैं तुम्हें चूमता हूँ और तुम मुझे बताना कि कैसे चूमा जाता है, ताकि मैं अच्छे से ये सीख पाऊं, ज़ीशान ने मुट्ठी बांधकर कहा। क्या? रुको जरा, शायद मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाया। गणेश ज़ीशान की बात सुनकर अंदर तक कांप गया। हाँ, मैं तुम्हें चूमना चाहता हूँ, ज़ीशान ने दोबारा कहा। अरे भाई सुन, मुझे माफ करना, लेकिन लड़कों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरी अपनी गर्लफ्रेंड है। चूमने के लिए तुम्हें कुछ और देखना होगा। तुम तकिए पर या खंबे पर ट्राई कर सकते हो, मतलब तुम्हें जो भी बेहतर लगे, गणेश ने साफ तौर पर मना करते हुए कहा। इससे काम नहीं बनेगा। मैंने तकिए को चूमने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे जरा भी फील नहीं आई। मुझे असल तरीके से चूमना है। प्लीज गणेश, बस तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, ज़ीशान ने हाथ जोड़कर कहा। ठीक है, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। स्कूल के बाहर जाओ, वहां 2 गली छोड़कर
तुम्हें ऐसी लड़कियां मिल जाएगी जो चूमने में बहुत माहिर है। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे से चूम पाओगे। गणेश ने बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किसी हाल में धोखा नहीं दे सकता। साथ ही साथ मुझे गंदगी और जम वगैरह का बहुत डर है। इसीलिए गणेश, तुम ही मेरी मदद कर दो। हम दोनों काफी करीब भी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने पॉलीथीन भी ले ली है। अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो हम इसे पहनकर शुरू कर सकते हैं। ज़ीशान ने गणेश के आइडिया को नकारते हुए कहा। भले ही तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन मेरा एकदम ठिकाने पर है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहते, तो क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे दूं? तो एक बार ठीक तरह से समझ लो कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। अरे रुको, तुम क्या कर रहे हो? गणेश ने कहा और बीच में ही रुक गया। इसके बाद सिर्फ चीजों के गिरने और गणेश की तड़प की आवाज सुनाई दी। ये आवाजें सुनकर राज बौखला गया। उसे लगा कि गणेश की इज्जत लुट गई थी। वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर ही ये बातें सुन रहा था और उसने थोड़ी ही देर बाद दरवाजा भी हल्का बंद कर दिया था ताकि उसे कोई देख ना पाए। क्या दोस्ती के नाते मुझे गणेश की इज्जत बचानी चाहिए, या शायद इनका खत्म होने के बाद मुझे गणेश को दिलासा देने के लिए इंतजार करना चाहिए? राज के दिमाग में फिलहाल यही दो सवाल थे। इस बारे में सोचते हुए राज ने बीच का रास्ता अपनाने का मन बनाया। वो 2 मिनट तक रुककर फिर अंदर जाने वाला था। गणेश अलग तरह का लड़का था और उसके दोस्त और उसके रिश्ते के बीच में पड़ना अभी राज को ठीक नहीं लग रहा था। करीब 1 मिनट से भी ज्यादा समय बाद जब राज अंदर जाने के बारे में सोच ही रहा था, तभी कमरे का दरवाजा खुल गया और ज़ीशान बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ बाहर आया। राज भी अब काफी क्यूरियस हो गया था। वो कमरे के अंदर जाकर देखना चाहता था ताकि वो असलियत जान पाए। उसे लग रहा था कि शायद अंदर गणेश किसी अबला की तरफ बिस्तर पर पड़ा होगा। जब ज़ीशान ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि राज बाहर बहुत परेशान सा खड़ा था। राज को देखकर ज़ीशान की खुशी एक झटके में गायब हो गई और वो हैरान रह गया। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया और वो शर्मिंदगी महसूस करने लगा। तुम लोगों को क्या हो गया? तुम नौजवान लड़कों के बीच काफी गहरा रिश्ता लगता है। राज ने शल्ले की तरह ही हंसते हुए कहा ताकि माहौल ऑकवर्ड न हो पाए। ज़ीशान ने अपनी पलकें झपकाई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हेलो, अब मेरा नाम ज़ीशान है। मैं गणेश के बचपन का दोस्त हूँ। ज़ीशान ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। हेलो, मेरा नाम राज है और मैं गणेश का पड़ोसी हूँ। राज ने ज़ीशान से हाथ मिलाते हुए कहा। ज़ीशान का हाथ बहुत ही पतला और मुलायम था। ऐसा ही लग रहा था जैसे ज़ीशान के अंदर कोई लड़की हो। लेकिन गणेश जिस हालत में बिस्तर पर पड़ा था, उस हिसाब से ज़ीशान लड़की तो नहीं था, वरना गणेश को इतना बुरा नहीं लग रहा होता। इसीलिए राज को लगने लगा कि ज़ीशान लड़का ही था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये गणेश थोड़ा अजीब है। उम्मीद है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे। ज़ीशान ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ीशान की बातों से लग रहा था जैसे वो किसी अमीर खानदान से था। उसकी बातों से कोई नहीं कह सकता था कि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने गणेश को जबरदस्ती चूमा था। तुमसे मिलकर भी काफी अच्छा लगा। अगर गणेश का ख्याल रखने की बात करें तो असल में गणेश हम सभी का बहुत ख्याल रखता है। राज ने हंसते हुए जवाब दिया। मैंने तुम्हारा नाम पहले भी कहीं सुना है। ज़ीशान ने पलके झपकाते हुए कहा और सोचने लगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। आज मैं पहली बार तुमसे मिला हूँ। राज ने जवाब दिया। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैंने कहीं ना कहीं तुम्हारा नाम तो सुना है। ज़ीशान ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। हाँ, मुझे याद आया। हाल ही में तुमने किसी की बेइज्जती की थी, है ना? थोड़ी देर बाद ज़ीशान ने ताली बजाकर कहा। आखिर ज़ीशान किस बारे में बात कर रहा था? क्या उसे राज के साथ हो रही घटनाओं के बारे में सब कुछ पता था? क्या तुमने ऐसा क्यों कहा? राज ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि मैंने किसी को तुम्हारे बारे में पूछते देखा था। कल दोपहर कुछ आदमी तुम्हारी जानकारी जुटा रहे थे कि तुम किससे मिलते हो, कहाँ जाते हो या करते हो। उन लोगों ने तुम्हारी उम्र और तुम्हारे दोस्तों के बारे में भी पूछा था। मुझे इसमें कुछ तो गड़बड़ लगी, इसीलिए ये बात मेरे दिमाग में रह गई। हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मैं स्कूल की इंफॉर्मेशन कमेटी का मेंबर हूँ। ज़ीशान ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई मुझ पर नजर रख रहा है? ज़ीशान की बात सुनकर राज को झटका लगा। उसे तो समझ भी नहीं आया कि कोई उसका पीछा क्यों करेगा।
अभी तक तो राज के पास ऐसा कुछ था भी नहीं जिसके कारण कोई उसका पीछा करे। न ही राज की किसी से कोई दुश्मनी थी, लेकिन राज को शल्य की बातें भी अच्छे से याद थी। शल्य ने उसे बताया भी था कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। शायद राज को किसी ने शल्य के साथ देख लिया था, इसीलिए उसकी जासूसी की जा रही थी। लेकिन शल्य तो आज ही आया था, फिर ऐसा कैसे हो सकता था? अभी जिशान ने जिस बारे में बात की वो कल दोपहर की बात थी। ऐसे में शल्य का इस मामले से जुड़े होना राज को समझ नहीं आ रहा था। राज ने हाल ही में कुछ लफंगों को पीटकर एक लड़की की जान बचाई थी, लेकिन ये मामला भी कल शाम का था, जबकि उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए आदमी कल दोपहर में आए थे। इसीलिए लफंगों में से भी कोई राज की जानकारी नहीं जुटा सकता था। ऐसे में आखिर कौन राज के बारे में पूछताछ कर सकता था? ये सवाल राज के लिए किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं था। राज को इस सब की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि असल में ये क्या हो रहा था। उसने कल दोपहर के पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे उसका पीछा किया जा सके। कुछ दिन पहले की जिंदगी में तो राज इतना साधारण लड़का था जिसके बारे में उसके कमरे के बाहर कोई सवाल नहीं कर सकता था। खैर, कुछ भी हो, मैं तुमसे यही कहूंगा कि थोड़ा संभल कर रहो। शायद तुम किसी की आंखों में खटक रहे हो और वो तुमसे बदला लेने की फिराक में है। मुझे अभी इतना ही मालूम है, अब मुझे जाना होगा। अपना ख्याल रखना। जिशान ने राज के कंधे को थपथपाते हुए कहा और गुनगुनाता हुआ कमरे से बाहर आ गया। शुक्रिया, राज ने जवाब दिया। अगर कोई सिर्फ राज का पीछा कर रहा होता तो शायद राज को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो भी लोग राज के लिए आए थे उन्होंने राज के बारे में बहुत सी जानकारी भी जुटाई थी। ये जानकर राज थोड़ा निराश हो गया था। अब राज को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत थी। शायद शल्य के आते ही राज को उससे इस बारे में बात करनी चाहिए ताकि जानकारी जुटाने वालों का पता लगाया जा सके, क्योंकि शल्य को इन सब चीजों का काफी अनुभव था और वो इसका कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकाल सकता था। इसके बाद राज कमरे में दाखिल हो गया। गणेश अभी भी लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा था। गणेश, तुम ठीक तो हो? राज ने चिंता जताते हुए पूछा। राज, मुझ पर कलंक लग गया है, गणेश ने धीमे से कहा। अरे ऐसा मत बोलो, तुम कौन सा बड़े दूध के धुले हो, इसीलिए ऐसी बातें मत करो, राज ने गणेश को थपथपाते हुए कहा और आगे पूछा। अच्छा ये बताओ कि ये जिशान लड़का ही है? राज का सवाल सुनकर गणेश का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, थोड़ी देर बाद उसने ना में सिर हिलाकर कहा। तो वो एक लड़की है? फिर तुम ऐसे क्यों बन रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी बड़ा मजा आया होगा, राज ने गणेश को जोर से थपथपाते हुए कहा और आगे बोला। चिंता मत करो, मैं इस बारे में तुम्हारी गर्लफ्रेंड या किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा, इसे बस भूल जाओ। हालांकि गणेश और भी उदास हो गया और ना में सिर हिलाने लगा। अब सिर हिलाकर तुम क्या बताना चाहते हो? क्या जिशान लड़की नहीं है? फिर वो आखिर क्या है? राज ने पूछा। वो कुछ भी नहीं है। अब मैं आखिर तुम्हें क्या बताऊं, तुम नहीं समझोगे, गणेश ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। उसे राज से कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो ऐसे ही पड़े रहो, राज ने गणेश के कंधे को थपथपाते हुए कहा। फिर वो बालकनी में गया और आसमान की तरफ देखते हुए गुनगुनाने लगा। राज सोच रहा था कि उड़ती हुई तलवार पर किताबें कैसे आ रही होगी। थोड़ी देर ऐसे ही पड़े रहने के बाद गणेश अपनी जगह से उठ गया और उसने अपना मुंह धोया। राज, रोहन कह रहा था कि आज शाम को यासीन के घर पर पार्टी होने वाली है, तुम क्या कहते हो? क्या तुम फ्री रहोगे? गणेश ने पूछा। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ देर में मेरा एक दोस्त कुछ सामान लेने के लिए आने वाला है, तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। बाकी मैं 6 बजे तक वहां आ जाऊंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद राज ने जवाब दिया। ठीक है, तो मैं अभी निकलता हूँ, आज मैं पूरी तरह से टल्ली होना चाहता हूँ, गणेश ने कहा। तुम पीकर अपने गम मिटाना चाहते हो? राज ने हंसते हुए कहा। मुझे अब जाना होगा, तुम भी जल्दी आ जाना, गणेश ने सिर हिलाकर जवाब दिया और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। ठीक है, राज भी उसके साथ कमरे से बाहर निकला और अपने कमरे में आ गया। समय निकलता गया और राज आसमान में टकटकी लगाए हुए देखता रहा। करीब 20 मिनट बाद 4:07 पर राज के मोबाइल पर शल्य का मैसेज आया। राज, फकीर की उड़ती तलवारें आ रही हैं, मैं तुम्हारे हॉस्टल आने वाला हूँ, क्या वहाँ कोई और भी है? शल्य ने कहा। नहीं,
आज शाम को मेरा रूममेट पार्टी करने वाला है तो वो बाहर गया है, अभी कमरे में सिर्फ मैं ही हूँ। राज ने तुरंत जवाब दिया। मेरा इंतजार करना, मैं कुछ ही देर में वहां पहुंच जाऊंगा, शल्य ने कहा। 2 मिनट बाद शल्य राज के कमरे पर पहुंच गया। मैं आ गया शल्य ने हंसते हुए कहा। अब हमें क्या करना होगा? क्या हमें बस बैठकर इंतजार करते रहना चाहिए? राज ने पूछा। मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो, शल्य ने बालकनी की तरफ बढ़ते हुए कहा। फिर उसने अपनी 2 उंगलियां आगे बढ़ाई और उन्हें एक बार फिर आसमान की तरफ कर लिया। दोनों उंगलियां लाल होकर चमकने लगी। आसमान की तरफ देखते हुए राज ने देखा कि आसमान में काफी दूर एक रोशनी चमक रही है और वो शल्य की तरफ बढ़ रही है। बहुत तेजी से वो रोशनी आगे बढ़ रही थी और उसका आकार तलवार की तरह था। ये लोग सब काम खुलेआम करते हैं, इन्होंने तो इसे लोगों की नजरों से छुपाकर भी नहीं रखा। राज ने मनी मन सोचा। उसे समझ आ रहा था कि पिछले कुछ सालों में लोगों को उड़न तश्तरी, आसमान में अनजानी चीजों को देखने की आदत हो गई थी, पर शायद उन्हें उस दौरान जादूगरों की उड़ती तलवारें ही दिख रही थी, या शायद जादूगर ही तलवारों पर उड़ते हुए कहीं जा रहे थे। लेकिन इस तरह के काम जादूगरों के लिए खतरनाक थे। अब जमीन से हवा में हमला करने की कई मिसाइल बन चुकी थी। ऐसे खतरनाक हथियार आ गए थे जिनसे उन पर हमला हो सकता था। थोड़ी देर में उड़ती तलवार शल्य के करीब आ गई और राज कई सारे ख्यालों में डूब गया। ये तलवार एकदम काली थी और शल्य की उंगली के पास हवा में उड़ रही थी। इस तलवार को हवा में उड़ता देखकर राज को फिजिक्स के सारे नियमों की धज्जियां उड़ती दिख रही थी। लेकिन राज एकदम शांत था। उसने अपने पिछले 18 सालों के ज्ञान में से बहुत सारा ज्ञान जादुई दुनिया में कदम रखते हुए बुलाना बेहतर समझा था, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज असली दुनिया के नियमों जैसी नहीं थी। शायद समय के साथ साथ राज को असली दुनिया के सारे नियम भी भूलने की जरूरत पड़ सकती थी। तो वो टेक्निक क्या है? राज ने तभी पूछा। उसने जैसा सोचा था उस हिसाब से एक बड़ा सा पार्सल होना चाहिए था, जिसमें कई सारी किताबें हो और तलवार पर कहीं बंधा हुआ हो। हालांकि तलवार पर कुछ भी नहीं बंधा था। क्या वो रास्ते में कहीं खो गई? राज ने फिर से पूछा। टेक्निक यही है, शल्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा और तलवार उसके हाथ में आ गई। फिर उसने तलवार के पिछले भाग में किसी अंगूठे जैसी चीज को दबाया। वहां से एक छोटी सी ट्यूब निकली। एक ट्यूब को देखकर राज हैरान था। तभी उसके दिमाग में इस तरीके का एक नाम आया, स्लीप भेजने की टेक्निक। राज ने कहा, इसे महान स्लीप टेक्निक भी कहा जाता था, जिससे स्लीप या ऐसी कोई भी चीज भेजी जा सकती थी। ये चीज अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बुक किताब में सभी के पास होनी जरूरी बताई गई थी। इसमें स्लीप को किसी के भी सर पर रखकर सारी टेक्निक और बाकी चीजें रिकॉर्ड की जा सकती थी और उसे दूसरे के दिमाग में डाला जा सकता था। ऐसे में कोई बेवकूफ भी सारी टेक्निक सीख सकता था। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, शल्य ने राज के कंधे पर हाथ रखकर कहा और आगे बोला। स्लीप को भेजने की टेक्निक बहुत कीमती होती है, शायद उसकी कीमत भी नहीं लगाई जा सकती। इसका इस्तेमाल सबसे कीमती टेक्निक को रिकॉर्ड करने में किया जाता है, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इसकी मदद से आम आधार बनाने की टेक्निक रिकॉर्ड करना बेवकूफी होगी। स्वर्ग और धरती की सबसे कीमती टेक्निक और दुनिया के सबसे बड़े नियमों को रिकॉर्ड करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उसे शब्दों में रिकॉर्ड करना नामुमकिन था। और अगर कोई जबरदस्ती उन्हें शब्दों में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता था तो धरती और स्वर्ग का सारा ज्ञान मिट सकता था। इसीलिए इसके लिए स्लीप भेजने की टेक्निक का ही इस्तेमाल किया जाता था। फिर ये आखिर क्या है? राज ने पूछा। ये तो बस एक आम सी यूएसबी है। सच कहूं तो इंसानों की टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बहुत ही बेहतर होती जा रही है। उनकी बनाई बहुत सी चीजें जादूगरों के लिए भी बहुत काम की हैं। एक छोटी सी यूएसबी में किसी लाइब्रेरी की सारी किताबें आ सकती हैं, और तो और इसमें वीडियो भी डाला जा सकता है। ये तो वाकई बहुत कमाल की चीज है, शल्य ने शांति से कहा। और राज के सपनों को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। राज ने इतना कुछ सोच लिया था कि उसे शल्य की बात सुनकर काफी गहरा सदमा लगा था। क्या राज इस टेक्निक को सीख पाएगा? क्या इस यूएसबी को राज के कंप्यूटर में लगाकर ही काम किया जाएगा?